हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि मिक्स्ड जीके क्वेश्चंस होंगे। यानी कि इसमें जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और स्टैटिक जीके के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर हम बात करें एग्ज़ाम्स की, तो अभी कई सारे एग्ज़ाम्स की जो डेट्स हैं वो यहाँ पर कंफर्म की गई हैं, जिसमें आपका शामिल है NTPC CBT 2 की जो एग्ज़ाम्स हैं वो फरवरी में होने हैं, यानी शुरुआती फरवरी में ही, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो 15 जनवरी को डिक्लेयर किया जाएगा, ऐसा अभी तक बताया गया है। क्योंकि कई सारे ट्विटर कैंपेन्स किए गए कई सारे टीचर्स के द्वारा और कई सारे स्टूडेंट्स के द्वारा भी, तो जिसका ये हल हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो डेट है, एग्ज़ाम डेट है, वो यहाँ पर दे दी गई हैं। और रेलवे ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो ये भी लास्ट फरवरी में इस एग्ज़ाम की भी जो डेट्स हैं वो यहाँ पर डिक्लेयर की गई हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम यूपी लेखपाल की जो एग्ज़ाम्स है, तो यहाँ पर इसका जो सिलेबस है वो यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। और एग्ज़ाम्स कब तक होंगे, जल्दी ही वो भी नोटिफिकेशन आएगा, उसमें भी जीके एक मेन रोल प्ले करती है अगर हम बात करें तो। उसके अलावा रेलवे के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी जीएस का एक बड़ा रोल रहता है, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश आपसे नहीं पूछी जाती, तो जीएस एक मेन रोल में वहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है। उसके अलावा बात करें अगर हम अदर एसएससी एग्ज़ाम्स में, जो कि अभी एसएससी का जो कैलेंडर है वो भी जारी होने वाला है, जिससे उसके भी जो एग्ज़ाम्स होंगे उनकी डेट्स भी हमको यहाँ पर पता चलेंगी। तो यहाँ पर हम सभी सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी सभी यहाँ पर सेगमेंट शामिल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को, और जिसमें आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यानी आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, हीलियम, जलवाष्प सतह में पाई जाने वाली ओजोन, या नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर सभी लोग मोस्टली यहाँ पर सोचते हैं कि जलवाष्प का ग्रीन हाउस गैस से क्या लेना देना, क्योंकि ये तो गैस है ही नहीं, और ऐसा करके वो जलवाष्प को टिक कर देते हैं, जो पूरी तरीके से यहाँ पर गलत माना जाएगा। और अगर हम बात करें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ग्रीन हाउस गैस में जो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है वो जलवाष्प की ही होती है, यानी सबसे ज़्यादा वाटर वेपोर ही पाया जाता है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत। उसके अलावा यहाँ पर जो CO2 गैस है, मीथेन गैस है, उसके अलावा NO2 और ओजोन। और ध्यान रखना है ये जो ओजोन है ये सतह में पाई जाने वाली ओजोन, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सतह पर पाई जाने वाली जो ओजोन है वो एक ग्रीन हाउस का काम करती है। उसके अलावा जो ओजोन लेयर पाई जाती है वो हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है पृथ्वी की। तो हमने इन्वायरमेंट में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है, आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। उसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैस के लिए अगर हम बात करें, तो ये जो सारी गैसेज हैं ये हमारी ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं, यानी जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है, उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी हमारी ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पर सही आंसर होगा हीलियम। हीलियम का ग्रीन हाउस गैस से कोई भी लेना देना नहीं है। उसके अलावा SO2 भी कई बार ऑप्शन में दिया जाता है, तो ये भी हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि इसके द्वारा ये बुक लिखी गई है, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह के द्वारा ये बुक लिखी गई है, जो कि एक अच्छे अर्थशास्त्री भी हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी 1972 तक किस भारतीय राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी कि नेफा जिसका शॉर्ट में नाम है, के नाम से जाना जाता था। यानी 1972 तक किसे, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद 1972 तक इसको क्या कहा गया, नेफा के नाम से इस राज्य को जाना जाता था, जो कि आज एक पूर्ण राज्य का दर्जा जिसे दिया जा चुका है। और ये है हमारा राज्य अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश को ही 1972 तक यहाँ पर किसके नाम से, यानी नेफा के नाम से जाना जाता था। फिर इसे अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया कब, 1972 में। और फिर ये आता था असम यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत, यानी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आया था। और फिर 1987 में इसे राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो 1987 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया अरुणाचल प्रदेश को, और आज ये एक पूर्ण भारतीय राज्य है नॉर्थ ईस्ट का। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड, पुष्य भूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था, राजवंश के संस्थापक कौन थे।
यानी पुष्य भूति जो हम ये कह लें राज्यवंश है, उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे वर्धन। और वर्धन में ही कई सारे आप जो जिसमें फेमस नाम सुनते हैं वो है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन भी इसी राजवंश से संबंधित है जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया और कन्नौज को भी इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं? तो देखिए ये हिंदी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उससे रिलेटेड यहाँ पर हमको लेखक या कवि के बारे में पूछा गया है और जिसमें इसका सही आंसर होगा प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के नाम से जिन्हें हम जानते हैं उनका जो ओरिजिनल नाम था वो था धनपत राय श्रीवास्तव, और ये मुंशी प्रेमचंद के नाम से फेमस हुए और कई सारे जैसे गोदान गबन जैसे महत्वपूर्ण और एक फेमस अगर हम बात करें जो उपन्यास हैं वो इनके द्वारा लिखे गए। ये बहुत ही एक अच्छे शानदार लेखक थे हिंदी साहित्य के। उसके अलावा अज्ञेय, दिनकर निराला, ये सभी भी एक अच्छे कवि रहे अगर हम बात करें हिंदी साहित्य के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, निम्न में से कौन सा भारत के 3 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों में से एक है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है भारतीय स्टेट बैंक, या जिसे हम SBI भी कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यही 3 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों में से एक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है, निम्न में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो ये देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो हमसे यहाँ पर पूछा गया है, और हमने आपको एंशिएंट हिस्ट्री पर यानी कई सारी क्लासेज हमने एंशिएंट हिस्ट्री पर कर रखी हैं। पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को हमने वहाँ पर कंप्लीट किया है और उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत वहाँ पर समाज में 4 उद्देश्यों से उस जो कोई व्यक्ति होता था उसका जीवन निर्धारित किया जाता था कि उसके पूरे जीवन के क्या 4 उद्देश्य होंगे, और जिनमें कौन कौन शामिल था? जिनमें शामिल था यहाँ पर धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम, या इसे हम कहें धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। यानी आप ये थोड़ा सा यहाँ पर हमने उल्टा लिख दिया। ये आपका शुरू होता है धर्म, अर्थ, काम और लास्ट में मोक्ष। तो ये 4 उद्देश्य थे वैदिक सभ्यता के। अगर हम अनुसार माने तो एक व्यक्ति का जो जीवन है वो इन्हीं 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है कि उसको धर्म के जो कार्य वो करना चाहिए। उसके अलावा अर्थ यानी कि पैसे कमाने, जीविका चलाने के संबंधित काम, और काम का यहाँ पर वो भी यानी जो जीवन है किसी व्यक्ति का वो इसी से निर्धारित होता है, और सबसे बाद में उसको मोक्ष के लिए कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 उद्देश्य तो दिए हुए हैं, निम्न में से कौन सा एक नहीं है आपसे पूछा गया है? तो धर्म है, अर्थ भी है, मोक्ष भी है, और सिद्धि यहाँ पर सही आंसर नहीं है। 4 लक्ष्यों में आपका काम होगा, ना कि सिद्धि। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भूपर्पटी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना होता है, निम्न में से कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, क्योंकि अभी तक हमको यही नहीं पता था कि भूपर्पटी का जो हिस्सा है उसमें 8 तत्वों से मिलकर बना होता है। हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और वो भी ऐसा पूछा गया है कि जो सर्वाधिक कौन सा तत्व है जो भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाता है, तो वहाँ पर हमको ऑप्शन दे दिया जाता था ऑक्सीजन, और हम उसको सही आंसर यहाँ पर कर देते थे। बट यहाँ पर हमसे दूसरी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको 4 यहाँ पर तत्व दिए गए हैं और कौन सा तत्व 8 तत्वों में शामिल नहीं है, यानी उसके द्वारा भूपर्पटी का निर्माण नहीं किया जाता। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारे 8 तत्व हैं जिनसे मिलकर जो भूपर्पटी है उसका निर्माण होता है। तो बात करें अगर हम भूपर्पटी, तो ये भूपर्पटी क्या होती है? तो ये होती है ऊपरी ठोस परत को। तो पृथ्वी की जो ऊपरी ठोस परत है इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम भूपर्पटी कहते हैं। और ये यहाँ पर 8 तत्वों से मिलकर बनी होती है। और कौन कौन से तत्व हैं? इनमें है आपका ऑक्सीजन, सिलिकॉन, उसके अलावा एल्यूमिनियम है, फिर आता है आपका लोहा यानी कि आयरन, फिर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो 8 तत्व हैं इन्हीं से मिलकर भूपर्पटी का निर्माण होता है। और O2 यहाँ पर
सबसे ज़्यादा पाई जाती है, भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन, और सबसे कम जो पाया जाने वाला तत्व है वो है आपका मैग्नीशियम। अब यहाँ पर इन्हीं 8 में आपको देखना है कौन सा यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कार्बन, यानी कार्बन भूपर्पटी का निर्माण नहीं करता है, बाकी सिलिकॉन, कैल्शियम और ऑक्सीजन ये सभी भूपर्पटी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कार्बन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया? देखिए, राष्ट्रीय भाषा जो है वो हिंदी है, उसके अलावा जो लिपि है वो हमारी देवनागरी लिपि है। और इस यानी इसका जो उल्लेख है संविधान में किसके अंतर्गत किया गया है, तो ये अनुच्छेद 343 1 यानी कि 343 का के अंतर्गत इसका वर्णन वहाँ पर किया गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं, यानी किस तत्व के जो लवण होंगे वो सबसे अधिक घुलनशील होंगे? तो यहाँ पर सही आंसर है सोडियम। सोडियम जिसे कि Na से डिनोट किया जाता है, उसके जो लवण होंगे वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा घुलनशील होंगे। और नमक का भी अगर हम सूत्र बात करें तो वो होता है क्या, NaCl होता है, जो कि एक लवण है और ये सोडियम से निर्मित है, और आप देखते हैं कि ये घुलनशील हो जाता है जल के अंदर। तो ये हमारे आज के जो 10 क्वेश्चन थे, सभी सेगमेंट से हमने यहाँ पर क्वेश्चन ले रखे थे। उसके अलावा अगर हम बात करें और भी हमने CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके अलावा जो और भी कई सारे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस के जो क्लासेस हैं वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप सिर्फ वहाँ से उनको भी देख सकते हैं और अपने नॉलेज को इम्प्रूव और इन्हेंस कर सकते हैं। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे मिक्स्ड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।